हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बताने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा और दादी से मिलने मैं अपने गांव जा रहा हूं। शहर में अपने आगे की पढ़ाई के कारण मैं उनसे दूर रहता हूं। बस जैसे ही कॉलेज की छुट्टियां पड़ी अपने गांव के लिए निकल पड़ा। सुबह से न जाने दादी माँ के कितने कॉल आ गए हैं। ठीक से निकलना, सारा सामान याद रखना, रास्ते में किसी अनजान से बात मत करना, खिड़की के बाहर हाथ मत रखना, ट्रेन के दरवाजे पर मत खड़ा होना, ऐसे ही न जाने कितनी बातें थी जैसे मानो मैं घर से पहली बार निकल रहा हूँ। मम्मी पापा की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद वो मेरी और ज़्यादा चिंता करती थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और मेरी ट्रेन बस 5 मिनट में आने ही वाली थी। मेरी ट्रेन रात के 10 बजे की थी और 5 मिनट में ही मेरी ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ गया। उसी समय मुझसे न जाने कहाँ से ठंड भरा तेज हवा का झोंका टकराया और एकदम से ही मैं कांप गया। फिर मुझे एकदम से जैसे होश आया और ट्रेन ने हॉर्न दिया और मैं ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मैंने महसूस करा कि रात का समय होने के कारण ट्रेन में बस लोगों के खर्राटों की आवाज़ आ रही है। अधिकतर लोग सो रहे थे और मेरे सामने वाली सीट के पास खड़ा एक छोटा बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भैया आपके पीछे वो दीदी है, वो बहुत देर से आपको गुस्से से घूर रही है। मैं उस बच्चे की बात को सुनकर एकदम से चौंक गया क्योंकि मेरे साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं तो अकेला ही आया था। तो मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और जब मैंने वापस उस छोटे बच्चे को मुड़कर देखा तो शायद वो भी अपनी सीट पर वापस चला गया था। मैंने इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद होगा कोई जो मेरे देखने से पहले ही चला गया। वैसे भी बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। मैंने बस एक बात पर गौर किया कि मेरी सीट की ऊपर वाली सीट पर एक सज्जन बड़े मजे से खर्राटे मारकर सो रहे थे। उन्हें तो मानो इस जग की कोई खबर ही नहीं थी। फिर मैंने उन्हें अनदेखा करा और सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया और उसके बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं मुंह धो रहा था कि मैंने अपने सामान के शीशे में कुछ जाने पहचाने से चेहरे देखे। मैंने अपने हाथ में पानी लेकर फिर से अपने मुंह पर पानी डाला और अपनी आंखें एक बार मलकर फिर से उस शीशे में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद उस बच्चे की बात की वजह से मुझे वहम हो गया होगा। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे होश आ गया। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया और बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और खिड़की की तरफ देखा तो बाहर गुप्त अंधेरा था। रात का समय होने के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं अपनी सीट पर आराम करने के लिए लेट गया और कुछ समय के बाद जैसे ही मेरी आंख लगी वैसे ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगा और एक ही झटके से मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और मैं उठ खड़ा हुआ। मैं पूरी तरीके से पसीने से मानो भीगा हुआ था और मैंने जब अपने आसपास देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तब मैंने बोतल से थोड़ा पानी पिया और थोड़ी सांस लेने और हवा लेने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं दरवाजे के सामने मुंह फेरकर खड़ा ही था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो हाथ एकदम ठंडा था, बर्फ की तरह। जैसे ही मैं मुड़ा मैंने उसे देखा और मैं एक पल के लिए चौंक कर उसे ही देख रहा था। एकाएक मेरे मुंह से निकला, कवि तुम यहाँ नहीं हो सकते, ये सब मेरा वहम है। ये सब कहते हुए मेरे होंठ कांप रहे थे और पसीना माथे से टपक कर मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था
और मैं वहीं दरवाजे के पास ही बेहोश हो गया। मेरी आंखों के सामने कुछ दिन से लेकर अभी तक की सारी बातें मुझे अपने सपने की तरह दिखने लगी। कवि और मैं, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और वो बहुत ही हंसमुख और चंचल लड़की थी। मैं एक बहुत ही शर्मीला लड़का था। उसने पहली बार मेरी मदद कॉलेज के कुछ बदमाश विद्यार्थियों से बचाकर करी थी और फिर हम रोज रोज मिलने लगे और हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बस तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। तुम तो जानते हो मेरे बचपन के दोस्त राज को, मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले ही बता दिया था। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरी सगाई भी हो चुकी है। तुम्हारे इस कॉलेज में आने से पहले ही मैं तुम्हें उससे मिलवाने वाली थी और तुम्हें सरप्राइज करने वाली थी। वो दूसरे शहर में जॉब करता है। कॉलेज पूरा होते ही कुछ दिन बाद हमारी शादी भी होने वाली है, पर तुम ऐसा कुछ समझोगे हमारी दोस्ती को लेकर, ये मुझे नहीं पता था। मेरे दिल में राज के सिवा किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान मानती थी। मुझे लगा तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो दोस्ती के रिश्ते को किसी और नज़रिए से देखते होंगे, पर तुम भी और वो जैसे ही निकले। कवि इतना कहकर वहाँ से चली गई और उस दिन मैं अपने किराए के कमरे पर आकर बहुत रोया और मुझे गुस्सा और कवि से बदला लेने की भावना मेरे मन में आई। बस मैं एक मौके की तलाश में था। दूसरे दिन मैंने कवि से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी और कई मिन्नतें करी और अपनी आंखों में नकली पछतावे के आंसू दिखाए। वो मान गई और उसने मुझसे कहा कि दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो तुम मेरी दोस्ती को हमेशा के लिए खो दोगे। उसने मुझे माफ़ कर दिया और सब भुला दिया। बस यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाला था उसके साथ, वो जो वो सोच भी नहीं सकती थी। पर कुछ समय तक मैंने कुछ नहीं करा ताकि मैं कवि का विश्वास जीत सकूं, और फिर मैं कामयाब हो गया। और फिर जिस मौके की तलाश न जाने मैं कब से कर रहा था वो मुझे मिला। जब कॉलेज के एग्ज़ाम पूरे हुए तो उसके अगले दिन मैंने कवि को एक फ़ोन बूथ से कॉल करा और मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, बस एक अच्छे दोस्त की तरह तुमसे मिलकर माफ़ी मांगकर अपने गांव जाना चाहता हूँ। कवि ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने मुझे अपने मोबाइल से कॉल क्यों नहीं करा? तो मैंने कहा मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ रखकर मैं भूल गया, इसीलिए बस पास की दुकान से ही तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझसे ज़रूर मिलो, और अगर मेरी सच्ची दोस्त हो तुम तो ज़रूर आना। मैं कॉल कट कर रहा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आज शाम को 5 बजे आ जाना। फ़ोन रखते ही मैंने अपने मन में कहा मुझे पता है तुम ज़रूर आओगी कभी। शाम हो गई तो मैंने अपना मोबाइल फिर से उधर उधर देखा तो मुझे अपने बिस्तर के नीचे मेरा मोबाइल मिला। मैंने उसे उठाया और कवि को कॉल किया और उससे कहा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं बस पहुँच ही जाऊँगी 1 घंटे में, जो तुमने लोकेशन दी थी वहाँ पर। मैंने कहा ओके, और उसके बाद मैंने कॉल कट कर दी। मैं भी अब अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा और आधे रास्ते में ही मुझे कवि की गाड़ी दिखी तो मैंने अपनी बाइक साइड में कर अपने हाथ उठाकर इशारा करके उसकी गाड़ी रुकवाई। तो कवि ने मुझे देखकर गाड़ी रोक दी और कार साइड में करके वो मेरे पास आई। उसने कहा मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस सुनसान हाईवे पर? तो मैंने कहा मैं तुम्हें लेने ही आया था अपने साथ, हमेशा के लिए। कवि थोड़ा हैरान होते हुए बोली क्या मतलब? उसने ऐसा ही कहा था कि मैंने जल्दी से अपने जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर रखकर बेहोश कर उसे उसी की गाड़ी में बिठा दिया और अपनी बाइक को जंगल में एक जगह पर छुपाकर गाड़ी में बैठकर कवि को शहर के पास एक खंडहर में ले गया। अपने साथ लाई रस्सी से मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए और जब तक उसे होश नहीं आता तब तक उसी के पास बैठा और यूं ही उसे देखता रहा। मुझे बस उसके होश में आने का इंतज़ार था ताकि मैं जो उसके साथ करने वाला था वो उसे महसूस कर सके, हर दर्द हर तकलीफ हो। मैं उसकी आंखों में वही आंसू देखना चाहता था जो मैंने उसके लिए बहाए थे। रात होने को थी और उसे होश आने ही वाला था। मैं अपनी जगह से उठ ही रहा था कि मैंने देखा कवि ने अपनी आंखें खोली।
उसने मेरा नाम पुकारा। अरुण, मैं कहाँ हूँ और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने पानी की बोतल उसके मुंह से लगाते हुए उससे कहा, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, तुमने एक झटके में ना कर दिया। तुम तो हमेशा मेरी मदद करती थी, अपनी सारी बातें बताती थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा कर क्या? फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कवि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही हर किसी की मदद करती हूँ। हर किसी से अपने मन की बात ना कर सिर्फ तुमसे करती थी, क्योंकि मुझे लगता था तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम भी उन्हीं नीच लोगों की तरह हो, एकदम घटिया सोच वाले। तुम तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं हो। प्यार तो तुमसे बहुत दूर की बात है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और अगर राज को इस बारे में पता चला ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस कवि का इतना कहना ही था कि मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपने हाथों से उसका गला दबाने लगा। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करना, मैं तुम अकेले नहीं भेज रहा हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हारे राज को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, इंतजार करना अपने उस राज का। इतना कहते कहते मेरी आंखों का गुस्सा उसकी सांसों के साथ ठंडा होता गया, और फिर मैंने उसके पैर खोले और उसकी कार में पीछे की सीट पर उसे लिटाकर एक सुनसान हाईवे के एक जंगल में कार ले जाकर साइड में लगाकर रोकी और उसे कार से उतरकर जंगल में ले जाकर दफना दिया। उसकी कार को मैंने एक खाई में धक्का मार दिया और अपने आप को बचाने के लिए सारे प्रयास करे ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। मैं अपने घर आ गया और घर आकर नहाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद मेरी आंखों से गायब थी। पर जैसे तैसे करके मैंने सोने की कोशिश करी और मुझे नींद आ गई। सुबह के 5 बजे एक डरावने सपने से मेरी आंख खुली। तभी पास ही टेबल पर रखा मेरा मोबाइल बजा और मैंने कॉल रिसीव करा तो दूसरी ओर से मेरी दादी माँ ने कहा, बेटा अरुण, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने गांव आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आज रात को ही ट्रेन से गांव आ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। सुबह ही तैयार होकर मैं अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। मुझे कवि के मरने का कोई दुख नहीं था, मैं बस अब इन सब से दूर जाना चाहता था। शाम होते ही मैं अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गया और ये सब में मेरा दिमाग चल ही रहा था कि लगभग 1 घंटे बाद मुझे मेरे ऊपर ठंडे पानी के छींटे महसूस हुए। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अपनी सीट पर पाया और मेरे ऊपर वाली सीट पर जो महाशय सोए हुए थे वो मेरे सामने थे और उन्होंने मुझसे बोला, ठीक हो ना आप? ट्रेन के दरवाजे के पास बेहोश हो गए थे। वो तो मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो आपको देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने कुछ दूसरे लोगों से मदद लेकर आपको यहाँ तक लेकर आया। मैंने उन महाशय को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और उन्हें भी अपनी जगह पर जाकर आराम करने के लिए कहा। मैंने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद करी तो मुझे फिर से सब कुछ याद आ गया और मेरी आंखों से नींद एक बार फिर से गायब हो गई। मैं सीट पर उठकर बैठ गया और मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो रात के 3 बज चुके थे। इतना सब मेरे साथ हो चुका था कि मेरे मन में डर भर गया और कवि के साथ मैंने जो करा उसका खौफ अब मुझे काफ़ी ज़्यादा आने लगा। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आसपास देखते हुए पानी की बोतल अपने हाथ में लेकर पीने लगा कि मुझे बाथरूम के पास फिर से कोई नजर आने लगा। मैं डर के मारे बस उसे देख ही रहा था और वो कुछ जानी पहचानी सी थी। मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे और मैं उसके पास पहुंचा तो वो और कोई नहीं, मेरी कवि थी। मेरा पागलपन, मेरा जुनून। मैंने पानी की बोतल को मुंह से हटाकर कहा, तुम यहां नहीं आ सकती। कल ही तो मैंने उस जंगल के पास तुम्हें दफनाया था, तुम कभी नहीं हो सकती। वो मेरी ओर गुस्से भरी नजर से देखते हुए बोली, हाँ तुमने मुझे मार दिया था, मैं कवि नहीं उसके बदले की आग हूं जिसमें तुम जलने वाले हो। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे छीन लिया, तुम एक पागल हो। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था और हम दोनों ने फिर से अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करी थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो अरुण, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। वो मैंने तुम्हें पाने के सब कुछ किया, ये जानते हो कि तुम राज से शादी करने वाली हो, पर मैं क्या करता? मैं जब भी तुम्हें देखता
तुम्हारी वो मासूम सी हंसी और जो तुम सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर मेरा मन ना चाहते हुए भी तुम्हारी ओर खिंचा चला जाता था। मेरे मन में बस एक ही मकसद था, तुम्हें पाना। और कब तुम मेरा पागलपन और जुनून बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोच लिया अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं बन सकती। मैंने इतना कहा ही था कि कवि ने कहा, तुमने 3 जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे और तुम उनके जीने की इकलौती वजह थी। तुमने अपने पागलपन में कितनों की जिंदगी पर दांव लगा दिया। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। कवि ने बस इतना कहा तो मेरे से ऐसे पसीने आने लगे और मेरा गला सूखने लगा। मैं अपने घबराई हुई आवाज में बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे मारने वाली हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अच्छी हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली, है ना? वो मेरी तरफ गुस्से भरी नजर से देखते हुए बोली, तुमने ही उस अच्छी कवि को अपने हाथों से मार दिया। मैं तो बस उसका बदला लेने आई हूं और साथ ही मैं अपने राज को भी तुमसे बचाने आई हूं। इतना कहकर उसने मुझे अपनी अदृश्य शक्ति से उस बेहद तेज रफ्तार वाली ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उस ट्रेन की रफ्तार और उसकी तेज आवाज में मेरी चीख मानो कुछ हल्की सी आवाज बनकर रह गई। पर कुछ लोगों ने शायद मुझे सुना, पर कोई कुछ ना कर सका। आखिरी बार जो मुझे आवाज सुनाई दी वो थी कवि के बदले की और सब कुछ खो देने वाली एक दर्द भरी हंसी की। रोहित आज ही अपनी 23 माले की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। आज पूरा दिन रोहित को शिफ्टिंग में ही चला गया। रोहित 10वें फ्लोर पर रहने आया था और उसने इस बिल्डिंग के बारे में कई सारी अफवाहें सुनी थी। उसने सुना था कि इस बिल्डिंग के 23वें फ्लोर पर कोई आत्मा भटकती थी। उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था और इसी कारण वो पूरा फ्लोर खाली था और कोई भी उस फ्लोर के लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाता था। पर रोहित इन सभी बातों को नहीं मानता था। वो बस आंखों देखी और कानों सुनी पर मानता था। इसीलिए इस बिल्डिंग में बिना किसी अफवाह को माने वो शिफ्ट हो गया। पूरा दिन गुजरने के बाद शिफ्टिंग की थकान की वजह से नींद भी जल्दी ही उसको आ गई। दूसरे दिन ऑफिस में 2 दिन शिफ्टिंग के लिए ली गई छुट्टी के बाद काम ज्यादा ही था आज ऑफिस में। देर रात जब रोहित अपनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने लिफ्ट से जाने के लिए अपने फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट चल पड़ी। पर 7वें माले में पहुंचकर लिफ्ट अचानक से रुक गई। रोहित 2 मिनट यूं ही खड़ा रहा और उसने सोचा शायद थोड़ी देर में चल पड़ेगी। पर जब थोड़ी देर तक लिफ्ट नहीं चली तो उसने लिफ्ट के सारे बटन दबाना शुरू कर दिए। उसे घबराहट सी होने लगी लिफ्ट से जल्दी बाहर निकलने की। घबराहट में उसने गलती से 23वें फ्लोर का बटन भी दबा दिया और लिफ्ट एकदम से चल पड़ी। जब लिफ्ट रोहित के फ्लोर पर ना रुक के आगे बढ़ी तो वो सोच में पड़ गया और तभी उसकी नजर लिफ्ट के बटन पर गई तो उसमें 23 नंबर का बटन रोशनी में था। रोहित ने सोचा कि शायद गलती से दब गया होगा। उसने फिर से अपने से कुछ ऊपर वाली फ्लोर का बटन दबाया पर लिफ्ट वहां भी नहीं रुकी। ये देखकर रोहित भी थोड़ा घबरा गया। अंत में लिफ्ट 23वें फ्लोर पर रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित लिफ्ट के बाहर निकला तो नीचे उतरने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। पर अचानक से उसे उस फ्लोर के एक फ्लैट से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम रुक गए और वो उस फ्लैट के सामने गया। कौन है वहां पर ये देखने के लिए। फ्लैट के डोर को थोड़ा सा खोला तो उसने देखा कि वहां पर एक लड़का एक तस्वीर हाथों में लिए रो रहा है। उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित बिना कुछ सोचे उस फ्लैट के अंदर चला गया और रोहित ने उस लड़के से कहा, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ आना मना है। किसी को पता चला तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी अचानक से वो लड़का रोहित की ओर मुड़ा और रूम का डोर अपने आप बंद हो गया। रोहित ने डोर खोलने की बहुत कोशिश करी पर वो खुला ही नहीं और हार कर रोहित ने उस लड़के को मुड़कर देखा तो वो लड़का अपने हाथों में तस्वीर लिए रोहित को घूर रहा था। रूम एकदम किसी स्टोरेज रूम की तरह बहुत ठंडा होने लगा
और रोहित को अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, वो भी इस गर्मी के मौसम में। वो लड़का रोहित की ओर बढ़ा और उसके आर पार निकल गया। ये देखकर रोहित एक बर्फ की तरह वहां जम गया और इतने ठंडे रूम में भी उसे पसीना आने लगा। डर क्या होता है उसे आज पता चला था। रोहित उस लड़के को आसपास देखने लगा और उसने देखा वो लड़का अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रोहित उसे देखकर घबराहट से बोला, कौन हो तुम? उसने अपनी डरावनी सी आवाज में ही जवाब दिया, मैं रवि, लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट था और कॉलेज में ही मेरी मुलाकात आकृति से हुई। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने ये बात अपने परिवार को बताई। हम दोनों की शादी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग थी। हम दोनों घर से भाग गए और मंदिर में हमने शादी कर ली और यहाँ इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। एक दिन मैं और आकृति बाहर मूवी देखने गए थे और वहीं सड़क पर एक बच्चे की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से जान बचाने के चक्कर में आकृति का एक्सीडेंट हो गया और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तब तक वो मर गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी इसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। हम दोनों दुनिया से जीत गए पर मौत से हार गए। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रोहित उसे इस कदर देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा और वो जैसे ही हल्का सा रुका उसने पाया कि वो उसी बालकनी की ओर जाने लगा जैसे उसे कुछ होश ही नहीं था। बालकनी की रेलिंग पर वो खड़ा होकर कूदने के लिए अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि किसी अनजान सी शक्ति ने उसके कदम को मानो रोक लिया और उसे अचानक से जैसे ही होश आया तो वो रेलिंग से उतरा और उसके गले में पहना हुआ लॉकेट चमका और फिर एक तेज रोशनी निकली और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने फ्लैट के रूम में पाया। वो जल्दी से उठा और अपने रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नहीं दिखा। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास नीचे गया। इस बार वो सीढ़ियों से गया। कल रात के बाद लिफ्ट लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर पता चला कि वो कल बिल्डिंग की लिफ्ट में बेहोश पड़ा था और जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई तो शर्मा जी अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में अंदर जा ही रहे थे कि उन्होंने तुम्हें उस लिफ्ट में देखा। तो शर्मा जी और सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग के कुछ लोगों की मदद से तुम्हें तुम्हारे फ्लैट के रूम तक लाकर तुम्हारी जेब से तुम्हारी फ्लैट की चाबी निकाली और तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ा। इतना सब कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आपको हुआ क्या था? आप अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? तब रोहित ने कहा, गलती से मैंने उस 23वें माले का बटन दबा दिया था। वहां पर मैंने उस आत्मा को देखा और बेहोश हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस जाने के लिए अपने फ्लैट में आकर शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी जो उसको उसकी माँ ने दिया था जब वो गांव से शहर में आया था काम करने के लिए। उसकी माँ ने लॉकेट पहनाते हुए कहा था कि मैं जानती हूँ कि तू अनजान शक्ति जैसी बातों को नहीं मानता, पर तेरी सलामती के लिए मैंने एक खास पंडित जी से बनवाया है। रोहित ने बोला, माँ ये सब कुछ नहीं होता, सब पैसे हटने के तरीके हैं। मैं ये लॉकेट उतार रहा हूँ। पर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा कि अगर अपनी माँ की थोड़ी सी भी इज्जत करता है और प्यार करता है तो इसे कभी नहीं उतारेगा। माँ के इतने कहने पर रोहित ने उनकी बात मान ली और उसे याद आया कि कल रात इसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बची थी। उसे एहसास हुआ कि जरूरी नहीं जो दिखता ना हो वो होता नहीं, और कभी कभी जो नहीं दिखता वो अपने होने का एहसास इस तरीके से करवाता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। जगदीश को मैं अपने कॉलेज के दिनों से जानता था। उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज था। हर चीज के पीछे वो लॉजिक ढूंढता था और हर चीज को अपना 100% देता था। वो एक काफी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति भी था जो कि दिन में हमेशा आधे से 1 घंटा पूजा करने में बिताता था। उसके गुरुजी थे जिनकी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम उसके पास थी जो कि कांच के फ्रेम के साथ उसके घर की दीवार पर लगी हुई थी। ग्रेजुएशन होने के बाद हम सभी लोगों से कहीं जल्दी जगदीश के प्रमोशन हुए और उसे अच्छी जॉब मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्टेबल था। उस टाइम पर वो शादी भी अब करने वाला था। इसी वजह से उसने अपने घर को रेनोवेट करवाने का सोचा।
उसके घर के आसपास का माहौल थोड़ा बताना इस घटना के लिए ज़रूरी है। उसका जो घर है उसके आसपास में कुल मिला के 5 बिल्डिंग है और ये सारी बिल्डिंग एक दीवार की बाउंड्री से घिरी हुई हैं, जिसमें कुल मिला के 2 गेट हैं, एक सबसे लेफ्ट में, एक सबसे राइट में। इनमें से एक गेट एंट्री के लिए है और दूसरा एग्जिट के लिए। ये बकायदा उन गेटों पर लिखा भी हुआ है। दोनों ही गेट्स पर एक एक वॉचमैन रहते हैं जो कि उस जगह की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जगदीश का घर वहां से तीसरी बिल्डिंग में था और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। अब जो पेंटिंग अब तक उसके किचन में लगी हुई थी, उसने उस पेंटिंग को निकलवा कर अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया ताकि वो जब भी सुबह उठे तो अपने गुरुजी की फोटो को देख सके। कॉलेज के बाद से हम लोगों की ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट मैं थोड़ा हैरान था जब एक दिन अचानक से ही शनिवार के दिन मुझे उसकी कॉल आई। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है जिसमें शायद मेरा इंटरेस्ट हो। उसे पता था मेरी भूत प्रेत वाली बातों के बारे में। लंच के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। जगदीश मुझे सीधा खींचते हुए अपने बेडरूम में लेकर गया। मैं उस वक्त पर बिना किसी तैयारी के वहां पर गया था, बट जैसे ही मैं उस रूम में घुसा, मेरे माइंड में एकदम से काफी ज्यादा अजीब से ख्याल आने लगे। मानो रूम के अंदर प्रवेश करने के कुछ सेकंड्स तक तो मैं हिप्नोटाइज सा हो गया था। तब मैंने उसके गुरुजी की वो फोटो फ्रेम देखी। वो फ्रेम बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी थी और उसमें कई जगह पर टेप लगी हुई थी। एकदम से ही मैं मानो शांत सा हो गया और सोचने लगा। मेरे माइंड में एक बंदे का ख्याल आया, सुभाष। ये कॉलेज का एक लड़का था जो कि अक्सर मेरे साथ मेरे इन अजीब से एक्सपेरिमेंट्स में मेरी मदद करता था, जो कि फिलहाल अभी एक चाय पत्ती की कंपनी में सेल्स हेड था। मैंने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया और जगदीश से पूछा, आखिर चिंता की बात क्या है और प्रॉब्लम क्या है। तब उसने जो कहानी बताई वो सुनने में शायद आपको भी थोड़ी अजीब लगेगी, बट वेट करिएगा पूरी बात जानने के लिए। हर सुबह वो नहाने के बाद अपने उन गुरुजी की फोटो के आगे बैठकर पूजा करता है। 10 मिनट तक वो वहीं बैठ के ध्यान लगाता है और उसके बाद 20 मिनट एक धार्मिक किताब को पढ़ता है जो कि उसके गुरुजी की ही थी। बट चीजें बिगड़नी शुरू हुई उसके रेनोवेशन के बाद। रेनोवेशन के तीसरे दिन जब वो वहां बैठकर पूजा कर रहा था, उस टाइम पर वो फ्रेम आगे की तरफ इस तरीके से गिरी कि किसी ने जोर से पीछे से उसे धक्का दिया हो। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि उस फ्रेम में एक मजबूत सा बैक स्टैंड था और वो पीछे की तरफ झुकी हुई लगी थी, यानी कि उसे गिराने के लिए उसे आगे की तरफ धकेलना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, ये चीज उसने अपनी आंखों से होते हुए देखी। अब जो कंक्लूजन सबसे पहले निकला वो ये कि रेनोवेशन के बाद जब से उस फोटो की लोकेशन बदली, हो सकता है तब से कुछ ऐसा हुआ हो। ये चीज हर रोज होने लगी। जगदीश ने सबसे पहले तो इस चीज को ऐसे वे में नहीं सोचा था, बट कंटिन्यूसली जब ये सब होता रहा तो उसका माइंड इन सब चीज़ों की तरफ भी गया। उसने इंटरनेट पर भी इस बारे में पढ़ने की कोशिश करी, बट उसे इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। बट फिर एक दिन उसने उस फ्रेम को वापस किचन में रख दिया जहाँ पर वो पहले थी। और तब अजीब बात थी कि उस दिन के बाद से वो फ्रेम गिरना वापस बंद हो गई। 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद जैसे उसने वापस उस फ्रेम को बेडरूम में शिफ्ट करा, फिर से वही शुरू हो गया। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और वो इसकी वजह जानना चाहता था। इस सब में हुआ ये कि उस फ्रेम की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसके घर से मैं वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ा, उस टाइम पर मेरे मन में एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल तो ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात मेरे इन कारणों के पीछे वो ये कि उसके घर में एक अलग ही डार्क एनर्जी में फील कर पा रहा था, खासतौर पर उसके बेडरूम में। इसके अलावा जो फ्रेम गिरती थी वो दिन में अलग अलग टाइम पर गिरती थी, मानो किसी दिन सुबह 7:30 बजे और कभी कभी तो दोपहर 12 बजे भी। तब मैं सुभाष के बारे में सोचने लगा कि क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों बट मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद वो इस मामले में कुछ हेल्प कर सकता है।
हालांकि वो कोई खास ऐसा स्किल नहीं रखता, ना ही वो आत्माओं के प्रति उतना सेंसिटिव है, बट वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। शायद ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं, या फिर मुझे इसका जवाब कभी मिलता ही नहीं। और इसका कारण था सिर्फ एक इत्तेफाक, एक अजीब सा इत्तेफाक जो कि उस दिन मेरे साथ हुआ। जब मैं जगदीश के यहाँ से वापस आया तो मैं अपनी कुछ बुक्स उसके घर पर ही छोड़ आया, और वो बुक्स मैंने अपने बॉस से ली थी, बोरो करी थी। और बिना उन बुक्स को लिए मैं ऑफिस नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे वो वापस करनी थी। इसीलिए मैंने मंडे मॉर्निंग को जगदीश को कॉल करा और उससे बोला कि मैं उसके घर पे सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वहां से हम दोनों साथ में चल देंगे और वो मुझे ऑफिस छोड़ देगा। उस दिन कुछ और भी अजीब से इत्तेफाक हुए, जैसे कि उस दिन मैं सुबह से उठने के बाद से ही काफी ज्यादा अलर्ट था, मानो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी पूजा वगैरह करी। उसके बाद जो दूसरा इत्तेफाक था वो ये कि जब मैं उसकी सोसाइटी के पास पहुंचा तब मैं एंट्री की जगह एग्जिट से वहां पर अंदर गया। मैं काफी ज्यादा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। और मजे की बात थी कि वहां पर उस टाइम पर गार्ड भी नहीं था। जब मैं उसके घर के पास तक पहुंचने वाला था तब तक मैं कुछ बिल्डिंग्स, कुछ कार्स और कुछ आसपास से निकलने वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अजीब से ख्याल आ रहे थे, और जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा तभी मुझे वो आवाज़ आई। कुछ ही सेकंड बाद जब मैं उसके घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा ये आवाज़ थी उसकी उस फ्रेम की गिरने की। पहले मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो गया था इस बार। हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को दिखाने नहीं दिया, हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को शो नहीं करा। एक बार जब मैं ऑफिस चला गया तो मैंने अपना वो अर्जेंट काम कर लिया, और उसके बाद मैंने अपने बॉस से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा करके मैं वहाँ से वापस घर के लिए निकल गया। तब मुझे पता लग गया था कि मैंने कुछ ना कुछ तो नोटिस करा है, बट उस चीज़ को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधा घर आया और अब मैं सीधा आकर सो गया। 1 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा तो तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी ऐसी चीज़ से टकराया था उस फ्रेम के गिरने से पहले, जो कि इस केस में एक मेजर पॉइंट था। और तब मेरे दिमाग में मानो एक छोटा सा धमाका हुआ और मेरे दिमाग में सारी बातें आने लगी। हो सकता है सुनने में आपको ये काफ़ी अजीब लग रहा हो, बट एक एक करके मेरे दिमाग में उन लोगों के चेहरे आने लगे जिन्हें मैंने तब देखा था जब मैं जगदीश के घर की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सोसाइटी के अंदर। तब मैंने एक आदमी को देखा था, एक आदमी जिसकी उम्र शायद 45-50 साल की रही होगी। काफ़ी पतला सा था वो। बाकी मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ तो नहीं आया, बट एक चीज़ जो मेरे मन में आई वो ये कि वो इंसान ठीक नहीं था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। और तब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, वो ये कि मेरे दिमाग में एकदम से सुभाष का नाम कैसे आया था। अगले दिन मैं और सुभाष दोनों ही जगदीश की सोसाइटी के एग्जिट वाले साइड पर चले गए। हमें नहीं पता था हम किस टाइम पर उसे देख पाएंगे। इस एक छोटी सी चीज़ से हमारी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो कि शुरू तो आराम से हुई और उसकी जांच भी हमने आराम से करी, बट इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ को, सबसे ज़्यादा खतरनाक शक्ति का सामना करा अपनी लाइफ में। मुझे पता था वो जो भी इंसान था वो सही नहीं था। उस दिन मुझे हर एक बंदे का चेहरा याद था जो कि मेरे सामने से निकला, बट उसका चेहरा मुझे एक अजीब ही तरीके से याद था। हम वहाँ पर एक चाय की दुकान पर बैठे रहे और इस बात का भी हमने ख्याल रखा कि जगदीश हमें वहाँ पर ना देखे। लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास हम लोग थक कर चाय पीने वाले थे और तभी वो आया। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग गया। मैंने उसे इस बार तुरंत पहचान लिया और उसके आसपास मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। इस टाइम पर मुझे समझ में आ गया था कि उसका चेहरा मेरे दिमाग में इतना धुंधला होकर क्यों आ रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि जगदीश के घर पर क्या हो रहा था। दरअसल जगदीश कई सालों से अपने गुरुजी का भक्त था
और उसकी पेंटिंग, वो भी उसके साथ काफ़ी समय से थी। इसी वजह से उस पेंटिंग में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। अब जगदीश का जो बेडरूम था वो रोड के जस्ट पीछे वाली साइड पर था। यही कारण था कि जब वो बंदा उसके घर के सामने से निकलता था तब वो दोनों ही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में टकराती थी और अंत में हमेशा वो गुरुजी वाली फ़ोटो फ्रेम इसलिए गिर जाती थी क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज़ तब होना बंद हो जाती थी जब वो अपनी फ्रेम को किचन में रखता था, क्योंकि किचन उसके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड था, बिल्कुल रोड की दूसरी तरफ, जहाँ पर इन एनर्जीज का क्लैश नहीं होता था। पर तब तक बस ये ख्याल था जो कि मेरे मन में आया था। अब क्योंकि सुभाष भी मेरे साथ था तो मैंने सोचा इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हम सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और उससे उस आदमी के बारे में पूछा। सुभाष ने बहाना बना दिया कि हम वहाँ पर फ्लैट देखने आए हैं और आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। हमें पता लगा कि उस आदमी का नाम अविनाश था और वो 2nd फ्लोर पर रहता था 5वीं बिल्डिंग में। हम जब वहाँ गए तो उसका दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए हमने आसपास के लोगों से भी, उसके पड़ोसियों से भी पूछा और तब हमें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बातें पता लगी। वो आदमी वहाँ पर बस 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ था और ये वही टाइम था जिस टाइम पर जगदीश के घर में वो फ्रेम गिरना स्टार्ट हुई थी। लास्ट मंथ जो फैमिली वहाँ पर रहती थी उनके छोटे बेटे का एक बाइक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके सामने जो फैमिली रहती थी वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई क्योंकि एकदम से ही उनके बिजनेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो तीसरा आदमी वहाँ पर पास में ही रहता था उसके दूसरे पड़ोस के घर में, वो एक बैंक में काम करता था और तभी उसे एकदम से बैंक से रिज़ाइन देना पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत था और इतना गलत जो कि भरी दोपहरी में सबके सामने था, बट किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था। सुभाष ने बोला कि हमें हाउस ओनर से बात करनी चाहिए और उसे यहाँ से हटवाने के लिए बोलना चाहिए, बट मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अगले शनिवार तक वेट करा और कुछ तैयारियां भी करी। इस बार मैं अपनी बाइक को जगदीश घर के पास ले गया। मुझे पक्का नहीं पता था कि अविनाश मुझे दिखेगा या नहीं, बट वो मुझे दिखा लगभग सुबह के 8:15 बजे के आसपास। वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा और उसके बाद आगे चलने लगा। उसका पीछा करने से पहले मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, बट फिर मैं उसके पीछे गया। आगे जाके वो फिर से मुड़ा और एक पार्क में चला गया। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाया और फिर मैं उसके पीछे अंदर पार्क में गया। अगले 2 घंटे में मेरा सर उसने घुमा दिया था। ये काफ़ी बड़ा पार्क था और वो उस पार्क में बस इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देख रहा है या फिर ढूंढ रहा है, बट ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, बल्कि पूरे पार्क में ही। वो बार बार इधर से उधर जाता और फिर कहीं झाड़ियों में देखने लगता, कभी पेड़ के ऊपर देखने लगता और कभी उस जगह पर जहाँ बच्चे खेल रहे होते। लगभग सुबह के 11:30 बजे के आसपास वो एक ऑटो वाले के पास गया और उस ऑटो में बैठ गया। इसके बाद वो उस ऑटो में लगभग अगले 45 मिनट तक चलता रहा और मैं उसके पीछे। अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि मेन सिटी से हल्की सी बाहर थी और वहाँ पर ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। जो वहाँ पर थी वो थोड़ी बहुत फैक्ट्री थी और बाकी एरिया में जंगल और ऐसे पेड़ पौधे से थे। वो ऑटो से बाहर निकला और उसके बाद वो उन झाड़ियों में, उन जंगल में कहीं अंदर चला गया। इस बार मैं उसके पीछे नहीं गया। मुझे पता था कि वहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो वहीं से बाहर आएगा, और अगर मैं उसके पीछे गया भी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। आप मानेंगे नहीं, अब वो वहाँ से सीधा शाम के 4:30 बजे बाहर आया और तब वो जब आया तब उसके पूरे फेस पर, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी, कई सारी पत्तियां लगी हुई थी, मानो वो ज़मीन पर लेट कर कुछ कर रहा था। उसने झाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपने आप को थोड़ा साफ करा और उसके बाद पास ही के ऑटो स्टैंड के पास जाने लगा। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा और 5:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच चुका था और मैं भी उसके पीछे पीछे। इस टाइम पर मुझे पता लग गया था कि वो कुछ अलग ही कर रहा है
और तब पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने ऐसा करा जिसके बारे में मैं आज भी नहीं सोच सकता। शायद उसने मेरे को नोटिस कर लिया था या फिर पता नहीं, हो सकता है उसको मेरे पीछे आने से फर्क ही ना पड़ा हो। उसे पता था शायद कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि वो क्या कर रहा है, बट मैंने कुछ ऐसा करा जो कि मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं सीधा उसके दरवाजे पर गया और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, मेरी तरफ देखा और 350 रुपये उसने मेरे हाथ की तरफ बढ़ाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर मैंने उसे धक्का दिया और वो क्योंकि पतला था इसलिए वो सीधा पीछे की तरफ चला गया। और तब मैं उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था और इवन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कुछ बड़बड़ा रहा था दूध के पैसों के बारे में। शायद उसने मुझे दूध वाला समझा था, बट मेरा ध्यान पूरी तरीके से उसके घर के अंदर था। उसके यहाँ पर एक सोफ़ा था जिस पर एक तकिया रखा हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर एक मैट्रेस थी जो कि बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से ना धुली हो। उसके किचन में कहीं पर भी फ्रिज नहीं था, बट वहाँ पर कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी, खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे फटे हुए बिस्किट के पैकेट थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ कांच के जार में पानी रखा हुआ था और वो जार इतने गंदे थे कि उन्हें देख कर भी मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। उसके दोनों कमरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ पर सफाई ना हुई हो। फाइनली मैं उसके घर के आखिरी रूम में जाने लगा जो कि शायद उसका बेडरूम था। और तब जो हुआ उसे सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। मैं कभी भी इस बारे में नहीं बोल सकता कि वो रूम खाली था, बट वहाँ पर जो कुछ भी था उस चीज़ ने मुझे बुरी तरीके से डरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि जब मैं उसकी तरफ देख रहा था उस रूम के अंदर, तब भी वो मुझे घूर रही थी। मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर जो कुछ भी था वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पर हूँ। और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो जो कुछ भी है वो हमारी दुनिया का नहीं है और वो जहाँ से आया है किसी चीज़ को पाने के लिए आया है। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा कर मैं वहाँ पर अंदर की ओर जाने लगा। और तब वो जो चीज़ भी थी उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस वो शायद मुझे घूर रहा था और ये सब मैं फील कर पा रहा था। और तब एकदम से ही मेरे मन में मानो एक जगह की झलक दिखी। वो जो कुछ भी था उसकी कोई इच्छा थी, कुछ चाहता था वो। मैं अविनाश था और मेरे सामने एक छोटी बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। और तब मुझे पता चला कि वो बिल्ली नहीं थी, वो घुर्राने लगी, उसे कुछ चाहिए था। और तब मुझे एक बदबू आई, बदबू किसी चीज़ के सड़ने की, ऐसी बदबू जो कि किसी चीज़ के मरने के कई दिनों बाद उसके सड़ने पर आती है। वो बिल्ली मेरे चारों तरफ अपने आप को जकड़ने लगी। मैं ना तो धरती पर था और ना ही नर्क में, ये कोई और ही जगह थी, हमारी पृथ्वी से अलग। वो चीज़ हिल रही थी, अपने आकार को बदल रही थी। उसका कोई रंग नहीं था, उसका शरीर एकदम खाली था। तब मुझे समझ आया कि वो और कुछ नहीं बल्कि मैं खुद था, किसी और फॉर्म में। मेरे उल्टे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और तब एकदम से ही मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं भागा और उस रूम से बाहर निकला। अविनाश आराम से सोफे पर लेटा हुआ था, बस उसका हाथ ऊपर आसमान की तरफ हिल रहा था और मानो वो कुछ फिक्स जेस्चर्स यूज कर रहा हो। मैंने उसे धक्का दिया और उस पर जोर से चिल्लाया कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, बट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस मुझे घूर रहा था। तब मैं उसके घर की सीढ़ियों से सीधा भागते हुए बाहर आया और सीधा अपनी बाइक के पास आया। उस टाइम पर वॉचमैन मेरे पास भागते हुए आया और उसने मुझे बताया कि मेरे हाथ में से खून निकल रहा है। मुझे अब तक दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, बट जब मैंने देखा तो जख्म काफ़ी गहरा था और मेरा काफ़ी खून बह रहा था। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर जाकर अपनी पट्टी करवाने लगा। जब मैं पट्टी करवा रहा था तो डॉक्टर मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था डॉक्टर ने कहा कि अगर जख्म नहीं भरा तो मेरे पास वापस आना। और
जो भी जानवर तुम्हारे पास है उससे दूर रहो। जब मैं एक बार अपने घर आ गया तो मैं इस बारे में सोचने लगा। सबसे पहली चीज जो कि मुझे समझ आई वो ये कि उस रूम में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि वहां नहीं होना चाहिए था। अविनाश जो 350 रुपये मुझे देने वाला था वो शायद दूध के लिए, इसका मतलब वो शायद हर हफ्ते दूध लेता था, और हर हफ्ते यानी कि लगभग 3.5 लीटर के आसपास दूध। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और खाता भी था। जब वो सोफे पर लेटकर अपने हाथ आसमान में उठाकर कुछ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े से जानवर को पकड़ रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो। उसकी 2 उंगलियां वहां पर नहीं थी, यानी कि वो कटी हुई थी। बस इसके बाद बताने लायक कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को अपनी सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि मैंने इस घटना के बारे में ज़्यादा छानबीन और करी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद मैंने अब वहाँ जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जगदीश की कॉल मुझे अब भी आती, बट मैं उसका जवाब नहीं देता और बहाना बता देता कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। बट कुछ समय के बाद जब मैं फाइनली वहाँ पर गया तो मुझे पता लगा कि अविनाश वहाँ से जा चुका है। सबसे अजीब बात, वो वहाँ से रातों रात ही गायब हो गया। उसने किसी को भी नहीं बताया अपने जाने के बारे में। एक ही चीज़ जो कि मैं गेस कर पाता हूँ वो ये कि अविनाश कुछ तो वहाँ पर कर रहा था। हालांकि उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बट वो कुछ तो कर रहा था, कुछ बड़ा। और ये इस बात से ही साबित होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जगदीश के गुरुजी वाली फोटो को भी आराम से गिरा दिया था, वो भी एक बार नहीं, हर दिन। मुझे नहीं पता कि आखिर उस रूम में क्या था जो कि छुपा हुआ था, जिसके सामने जाकर भी मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे बस इतना पता है कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली शैतानी चीज थी। अविनाश वहां से रातों रात क्यों चला गया, ये एक रहस्य की बात ही है। इसके बाद ओनर ने जब उसके घर को खोला तो वहां पर जमीन पर लगभग 20,000 रुपए थे जो कि इधर उधर पड़े हुए थे। काफी गंदी गंदी मैट्रेस और काफी गंदी हालत में पूरा घर। इसके अलावा कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। बाकी पूरा घर बिल्कुल खाली था। ये घटना पूरी क्या थी, क्यों थी, इसको मैं आज भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।